हेलो दोस्तों, हाजिर हुई इंटरेस्टिंग सी सीरीज द फ्यूचर लवर के पार्ट 2 के साथ। बट बिफोर वी कंटिन्यू द सीरीज, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। पार्ट 2 के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं लू को, जो कि इस वक्त सॉन्ग के कैफे में मौजूद था और वो दोनों चोर आंखों से एक दूसरे को बार बार देखे जा रहे थे। सॉन्ग लू को उसका ऑर्डर सर्व करती है, जबकि लू अपनी आंखों से उसकी खूबसूरती मापने में मसरूफ था। एक दूसरे की मौजूदगी में वो दोनों ही काफी खुश नजर आ रहे थे। तभी वहाँ पर जियांग आ जाती है, जिसके साथ साथ जियान भी मौजूद था। वो दोनों लू और सॉन्ग को एक दूसरे को इस तरह से देखते हुए देखकर काफी कंफ्यूज हो गए। स्पेशली जियांग को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि लू यहाँ पर क्या कर रहा है और वो दोनों एक दूसरे को इस तरह से क्यों देख रहे हैं। तभी वो दोनों गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं, जबकि लू और सॉन्ग दोनों ही उन दोनों की मौजूदगी से बेखबर थे और न ही उन्हें पता था कि उन दोनों को इस तरह एक साथ देख लिया गया है। जियांग, जो उसकी पसंदीदगी में आगे बढ़ती जा रही थी, लू की ये हरकत उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अगले सीन में हम जियांग को देखते हैं, जो इस वक्त जियांग के साथ मौजूद थी और उसे पूछ रही थी कि आखिर लू सॉन्ग के साथ क्या कर रहा था। इसके जवाब में वो कहने लगा कि तुम एक बहुत ही मासूम और बेखबर लड़की हो, तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि तुम्हारे आगे पीछे, इनफैक्ट तुम्हारे नाक के नीचे हो क्या रहा है। जियांग उससे पूछती है कि क्या लू सॉन्ग को पसंद करता है, जिस पर वो बताने लगा कि हाँ, ये बात सही है, एक्चुअली लू सॉन्ग को ही पसंद करता है। अब जियांग कहने लगी, लेकिन उसने मुझे कहा था कि वो मेरा फ्यूचर बॉयफ्रेंड बनने वाला है और हम दोनों रिलेशनशिप में होंगे। इनफैक्ट वो तो मेरे साथ डेट पर जाना चाहता था। पता नहीं अचानक से मेरी लाइफ में ये क्या शुरू हो गया है। मैं जिस पे ट्रस्ट करना चाहूँ वो दगाबाज निकलता है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं किस पर ट्रस्ट करूँ और किस पे ना करूँ। अंग उसे बताता है कि एक्चुअली लू ही तुम्हारा फ्यूचर बॉयफ्रेंड बनेगा और हो सकता है तुम दोनों सच में रिलेशनशिप में आ जाओ, लेकिन एक्चुअली वो तुमसे बदला लेने के लिए ये सब करेगा। जियांग उससे पूछती है कि आखिर वो मुझसे किस बात का बदला लेना चाहता है। तभी सॉन्ग बताने लगा कि एक्चुअली उसकी लाइफ में कोई लेडी थी जो शायद तुम्हारी वजह से खो गई और इसी बात का उसे बहुत ज्यादा गुस्सा है। लेकिन तुम्हें बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि उसने मुझे साफ साफ लफ्जों में बता दिया है कि वो तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाला। और अगर साफ साफ कहूँ तो तुम्हें लेकर वो सच में बहुत ज्यादा गुस्से में है। तभी जियांग पूछने लगी कि आखिर पास्ट में ऐसा क्या हुआ था कि मेरी वजह से वो लेडी खो गई। जियान कहने लगा कि एक्चुअली मैं पास्ट के बारे में ज्यादा नहीं जानता। सच कहूँ तो मैं खुद भी जानना चाहता था कि ऐसा क्या हुआ होगा कि वो इतने गुस्से में है, लेकिन मैं जान नहीं पाया। वो दोनों अपनी कॉन्वर्सेशन में इतने खो गए थे कि जियांग को रियलाइज ही नहीं हो पाया कि बाहर खड़ी उसकी मॉम उसे देख चुकी है। अचानक से वेटर जियांग के ऊपर कुछ खिराने लगा तो जियांग उसे प्रोटेक्ट करता है। तभी वहाँ पर जियांग की मॉम आ जाती है, जिसे देखते ही वो बुरी तरह से घबरा गई। अगले सीन में हम जियांग की मॉम को देखते हैं, जिसे देखते हुए वो बुरी तरह से रो रही थी, क्योंकि उसकी मॉम को हमेशा की तरह आज फिर से पनिश किया जा रहा था। जियांग को इस तरह से डेट करता हुआ देखकर उसकी मॉम पूरी तरह से हर्ट हो चुकी थी और यही वजह थी कि वो खुद को पनिश कर रही थी। जियांग मुसलसल रोते हुए उन्हें रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज आप इस तरह से मत करें, लेकिन वो कहने लगी कि तुमने मेरा मान तोड़ा है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा तुम्हें इस तरह से एक लड़के के साथ देखकर। जियांग के बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने पर वो कहने लगी कि ठीक है, अगर तुम मुझे प्रॉमिस करती हो कि तुम आइंदा कभी भी ऐसी हरकत नहीं करोगी तो मैं ये प्रोसेशन रुकवा देती हूँ। जिस पर वो कहने लगी कि मैं आइंदा कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। अब मॉम अपनी पनिश को रुकवा चुकी थी तो जियांग को रियलाइज होता है कि बचपन से ही वो इस मेंटल ट्रॉमा से गुजरती हुई आ रही है और ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को देखते हैं, जिसके सामने बैठी हुई मिसेस क्वीन उसे कह रही थी, तुम जानती हो ना कि ये सब देखकर मुझे कितना गुस्सा आता है, तो फिर क्या जरूरत है एक लड़के के साथ डेट पर जाने की। देखो, ऐसा नहीं है कि मैं चाहती हूँ कि तुम सारी जिंदगी सिंगल रहो या तुम्हारी लाइफ में कोई भी ना आए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि किसी पे ट्रस्ट करने से पहले तुम ये जान लो कि वो ट्रस्टवर्दी है भी या नहीं। तभी जियांग कहने लगी कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, आइंदा मैं किसी के करीब जाने के बारे में सोचूंगी भी नहीं। इतने में जियांग को कुछ मैसेजेस रिसीव होते हैं जो कि मांग की तरफ से थे और वो कह रहा था कि अगर कल तक तुमने मुझे 30,000 युआन ना दिए तो मैं ये सारी पिक्चर्स तुम्हारी मॉम को फॉरवर्ड कर दूंगा। जियांग सोचने लगी कि पता नहीं ये कौन है, इसके पास ये पिक्चर्स कहाँ से आए और ये कैसे जानता है कि मेरी मॉम मुझे इन सब चीजों के लिए अलाउ नहीं करती। तभी मिसेस क्वीन उससे पूछने लगी कि किसके मैसेजेस थे। जियांग उन्हें टालने की कोशिश करती है। तभी वो कहने लगी कि मुझे अपना फोन दिखाओ और यूँ ना चाहते हुए भी जियांग को उन्हें अपना फोन दिखाना पड़ा। बहुत कुछ टटोलने के बावजूद भी उन्हें वहाँ पर पिक्चर्स ना मिली। तभी वो जियांग को उसके रूम में जाकर रेस्ट करने के लिए कहती हैं। सीरीज आगे बढ़ती है तो जियांग अपने बार में मौजूद थी, जहां पर वो अपने बॉस के साथ फोटो चेक करते हुए कह रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये पिक्चर्स किसने क्लिक की हैं। इन पिक्चर्स की वजह से मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है और मुझे अच्छी तरह से कंट्रोल किया जा रहा है। जिस पर बॉस कहने लगा कि तुम परेशान मत हो, हम अभी पता लगा लेंगे। जिस एंगल और जिस जगह से ये पिक्चर्स ली गई हैं, यकीनन वहाँ पर कैमरा जरूर मौजूद होंगे और हमें कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि इस सब के पीछे किसका हाथ है। फोटो चेक करने पर उसे पता चलता है कि इस सब के पीछे एक्चुअली लू का हाथ है, जिस पर उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। वो अपने बॉस को बताती है कि वो आईने से यहाँ पर सिंगिंग के लिए नहीं आएगी। जिस पर वो कहने लगे कि देखो, मैं ये सारी चीजें हैंडल कर लूंगा, लेकिन तुम अपनी जॉब ना छोड़ो। लेकिन वो अपनी बात पर बस थी। लेकिन वो मन ही मन में सोचने लगी, इसका मतलब है कि जियांग की कही हुई एक एक बात सच है।
अगले सीन में लू से मिलने के लिए जियांग कॉलेज आती है। उसको देखते ही लू से पूछने लगा कि तुम काफी दिनों से गायब हो, मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम कहाँ गुम रहती हो। बातों बातों में जियांग अपनी कॉफी लू के कपड़ों के ऊपर फेंक देती है, जिसे उसे चेंज करने के लिए रेस्ट रूम में जाना पड़ा। लू रेस्ट रूम में जाकर अपनी शर्ट चेंज करता है। इससे पहले ही जियांग वहाँ पर पहुंचकर लॉकर से उसका फोन उठा चुकी थी, क्योंकि वो लू के डेटा को एक्सेस करना चाहती थी। लेकिन लू के फोन पर लगे हुए पासवर्ड को खोलना आसान काम नहीं था। वो मुसलसल पासवर्ड खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इस फोन का पासवर्ड क्या हो सकता है। जबकि दूसरी तरफ कुछ ही देर में वहाँ पर लू आ जाता है, जिसे अपने लॉकर खोलते ही आइडिया हो चुका होता है कि कोई उसका फोन उठाकर ले गया है। तभी वो आगे पीछे ढूंढने की कोशिश करता है कि उसका फोन कहाँ पर है। वो आगे पीछे ढूंढने लगा कि यहाँ पर उसके अलावा कौन मौजूद हो सकता है, जबकि इस सबसे जियांग बिल्कुल बेखबर थी। लू जियांग तक पहुँचा इससे पहले ही जियांग को हाथ से पकड़ के पीछे की तरफ ले गया। लेकिन लू भी कहाँ इतनी आसानी से पीछे हटने वाला था। तभी उसके आगे बढ़ते हुए कदमों को देखते हुए जियांग को हाथ से पकड़ के एक वॉशरूम के अंदर चला जाता है, जबकि लू एक एक करके सभी वॉशरूम्स को चेक कर रहा था। तभी इस सिचुएशन को देखते हुए जियान अपनी शर्ट उतारने लगा, जिसको देखते ही जियांग उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन जियान उसे चुप रहने के लिए कहता है। कुछ ही देर में वहाँ पर लू पहुँच गया, जो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जियांग के रेजिस्टेंस को देखते हुए वो कहने लगा कि अपना दरवाजा खोलो, तुम जो कोई भी हो, मुझे तुमसे बात करनी है। दरवाजा खोलते ही जियांग कहने लगा कि क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है, मैं शावर ले रहा हूँ और तुम अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हो। जिस पर लू बताता है कि मेरा फोन खो गया है और मुझे तुम्हारी तलाशी लेनी होगी। जिस पर जियांग कहने लगा कि मेरे पास तुम्हारा फोन नहीं है और न ही मैं तुम्हें तलाशी दूंगा। अगर तुम्हें बहुत प्रॉब्लम है तो मैं पुलिस को कॉल करके अभी के अभी यहाँ बुला लेता हूँ। लू से कहने लगा कि अगर तुमने मेरा फोन चोरी नहीं किया तो इतना घबरा क्यों रहे हो। जिस पर जियांग कहने लगा मैं बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा और न ही मुझे घबराने की कोई जरूरत है, लेकिन एक बात मैं तुम्हें समझा दूं कि अगर तुमने मुझे परेशान करना बंद न किया तो मैं अभी तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा। तभी ना चाहते हुए भी लू को वहाँ से जाना पड़ा। इन शिफ्ट होता है तो हम लू को देखते हैं, जो इस वक्त मिस्टर मान से मिलने के लिए पहुँच चुका था और उनको देखते ही कहने लगा मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें उस लड़की को एक दफा फिर ब्लैकमेल करना है और इस बार मैं तुम्हें 1 लाख युआन देने के लिए रेडी हूँ। जिस पर वो पहले काफी खुश नजर आए, लेकिन फिर उन्हें अचानक से जियांग की बातें याद आती हैं, जिन्होंने उसे बताया था कि एक्चुअली लू को तुमसे बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि वो जानता है कि अगर तुमने किसी के सामने उसके राज उगल दिए तो उसके सारे राज दुनिया के सामने आ जाएंगे और तुमसे जान छुड़ाने के लिए वो कोई भी कदम उठा सकता है। तभी वो कहने लगा कि आखिर तुम उस लड़की को खुद ब्लैकमेल क्यों नहीं कर देते। लेकिन लू से बताता है कि अगर ये काम मुझे खुद करना होता तो फिर मैं तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट क्यों देता और तुम्हें ज्यादा मेरे मामलात में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जितना करने के लिए कहा जाए बस उतना किया करो। अगर तुम इस अमाउंट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो मैं तुम्हें मजीद पैसे भी दे सकता हूँ। देखो मैं तुम्हारे लिए कितने सारे पैसे लाया हूँ। जिस पर वो कहने लगा मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम उस लड़की को क्यों ब्लैकमेल कर रहे हो। लू से कहने लगा कि देखो जरूरत से ज्यादा जानने की कोशिश मत करो, ऐसा ना हो कि तुम इन पैसों से भी जाओ और फिर उसके बाद मैं ये सारी यूएसबी का डेटा तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी बेटी को भी दिखा दूं। इसलिए अच्छा होगा कि तुम अपनी हद में रहो। यूएसबी का नाम सुनते ही मान की सारी हवा निकल चुकी थी, लेकिन उसके बदलते हुए मूड को देखते हुए लू से कहने लगा कि मैं तुम्हें और भी बहुत सारे पैसे दे सकता हूँ और उसके सामने बहुत सारे पैसे रख देता है। वो वहाँ से जा चुका था, लेकिन अब मिस्टर मान को भी रियलाइज हो चुका था कि वो बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। अगले सीन में हम मिस्टर मान को देखते हैं, जो सॉन्ग के कॉलेज के बाहर उसका वेट कर रहा था। सॉन्ग के आते ही वो कहने लगा कि मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, लेकिन उसको देखते ही सॉन्ग का मूड ऑफ हो गया और वो गुस्से में कहने लगी क्या जरूरत थी मुंह उठाकर मेरे कॉलेज आने की। अगर मुझे किसी ने तुम्हारे साथ देख लिया तो सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तभी मिस्टर मानू से कहने लगा क्या तुम चाहती हो कि जो बात मैं करने के लिए आया हूँ वो सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर बोल दूं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आराम से मुझसे बात करो। तभी सॉन्ग उसे अपने साथ चलने के लिए कहने लगी। अगले सीन में हम जियांग को देखते हैं, जिसके साथ जियान मौजूद था और उसे बता रही थी कि एक्चुअली मुझे एक दफा फिर ब्लैकमेल किया गया है और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इस सबसे कैसे अपनी जान छुड़ाऊं। जियान उसे पूछता है कि क्या तुम्हें आइडिया है कि इस सबके पीछे किसका हाथ है। जिस पर वो कहने लगी कि नहीं मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं, लेकिन मेरे हाथ कुछ एविडेंसेस भी लगे हैं, लेकिन मैं उसमें 100% श्योर नहीं हूँ और न ही मैं उसे पूरी तरह यकीन करके धोखा खाना चाहती हूँ। इसके साथ ही वो जियांग को थैंक्स कहती है और उससे पूछने लगी कि तुम मेरे पीछे वॉशरूम क्यों आए थे। जिस पर वो बताने लगा कि मैंने तुम्हें बास्केटबॉल कोर्ट में देखा था और मुझे आइडिया था कि तुम्हारा अकेले अंदर जाना रिस्की हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल पड़ा। लेकिन अच्छा ही हुआ कि मैं तुम्हारे साथ आ गया था। देखो ब्लू का फोन तुम्हारे पास मौजूद है। तभी वो कहने लगी कि अगर तुम ना आते तो वो मुझे रंगे हाथों पकड़ लेता। दफा फिर जियान को थैंक्स बोलती है। तभी वो पूछने लगा कि तुम्हें किस पर शक है, तुम्हारे ख्याल में कौन तुम्हें इस तरह से ब्लैकमेल कर सकता है। जिस पर वो कहने लगी क्या तुम्हें लगता है कि इस सबसे लू का कोई ताल्लुक हो सकता है। जिस पर वो कहने लगा हो सकता है ये सब लू ना करवा रहा हो, लेकिन उसका इससे जरूर कोई ना कोई ताल्लुक होगा। लेकिन वो नहीं जानते थे कि पीछे खड़ा लू उनकी बातें सुन रहा है।
अभी वो सामने आते हुए पूछने लगा कि आखिर वो ऐसी कौन सी बात है जिसका तुम लोगों को मुझ पर शक है कि उसका ताल्लुक मुझसे हो सकता है। अब लू उनके पास आकर बैठ चुका था और उनसे कहने लगा, मुझे लगा था कि हम सब अच्छे फ्रेंड्स हैं, लेकिन तुम लोगों की बातें सुनकर मुझे ऐसे लगने लगा है जैसे मुझ पर तुम लोगों को किसी किस्म का शक है। अगर तो ऐसा है तो तुम लोग मुझसे खुलकर पूछ सकते हो, क्योंकि मैंने तुम लोगों से कभी कुछ भी नहीं छुपाया। तभी जियान उससे पूछने लगा कि आखिर तुम्हारा सॉन्ग से क्या ताल्लुक है, उसे कैसे जानते हो, जिस पर वो बताता है कि एक्चुअली सॉन्ग मेरे बचपन की दोस्त है और हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं। वो मेरे दिल के बहुत करीब है, इसलिए मैं हमेशा उसके पास रहना पसंद करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि इससे किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। या मुझे और सॉन्ग को लेकर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम है, लेकिन कोई भी उसे जवाब नहीं देता। तभी जियांग उसे अपना फोन दिखाते हुए पूछने लगी कि उस दिन तुम बार में क्या कर रहे थे, जिस पर वो बताने लगा कि मैं तुम्हारा म्यूजिक एंजॉय करना चाहता था। जियांग उससे पूछती है कि तुम इतनी खामोशी से पीछे क्यों बैठे हुए थे, तुम जानते थे ना कि तुम मेरे फ्यूचर बॉयफ्रेंड हो, तो तुम खड़े होकर मुझे अप्रिशिएट क्यों नहीं कर रहे थे, जिस पर वो बताने लगा कि वो सब फ्यूचर की बातें थी। वैसे भी तब तुम मुझे नहीं जानती थी, तो मुझे लगा था कि शायद मेरा इस तरह खड़े होकर तुम्हें अप्रिशिएट करना शायद तुम्हें अच्छा ना लगे। यांग उसे कहने लगी कि अगर तुम्हारे और सॉन्ग के बीच में कुछ चल रहा है तो तुमने मेरे दिल में क्यों उम्मीद डाली, जिस पर वो बताता है कि मेरा और तुम्हारा जो कुछ भी है वो फ्यूचर का है। जियान कहने लगा, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसे हमें क्लियर करना चाहिए। तभी जियांग कहने लगी, इस सारी चीजों को क्लियर करने के लिए हमें घोस्ट बिल्डिंग जाना होगा। हो सकता है वहाँ जाते ही हमें हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएं। लेकिन वो तीनों घोस्ट बिल्डिंग की तरफ जाते इससे पहले ही जियांग लू से पूछने लगा कि आखिर तुम्हारा मिस्टर मार्क के साथ क्या ताल्लुक है, जिस पर वो बताने लगा कि एक्चुअली वो सॉन्ग के डैड हैं। सॉन्ग की ही वजह से कभी कभी उनसे मुलाकात हो जाती है, वरना इससे ज्यादा हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। और यूं वो तीनों घोस्ट बिल्डिंग की तरफ जाने लगे। जबकि दूसरी तरफ हम सॉन्ग को देखते हैं, जिसके सामने खड़ा मिस्टर मान उसे बुरी तरह से टॉर्चर करते हुए कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इनकार करने की। लेकिन सॉन्ग बस ये थी कि वो कभी भी घोस्ट बिल्डिंग नहीं जाएगी, जिस पर मिस्टर मान उसे कहने लगे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इतनी औकात है कि मुझे इनकार कर सको? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इनकार करोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा? जिस पर वो कहने लगी कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम मुझे घोस्ट बिल्डिंग से जिंदा निकलने दोगे भी या नहीं। लेकिन अब उनका तशद्दुद बढ़ता ही जा रहा था। यूं ना चाहते हुए भी सॉन्ग को घोस्ट बिल्डिंग जाने के लिए राजी होना पड़ा। अगले सीन में जियांग, सियान और लू घोस्ट बिल्डिंग पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर पहले से ही सॉन्ग मौजूद है। जियांग उसके पास आते हुए उससे पूछने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी लू और सियान उनको बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जियांग को बचाने के बजाय लू सॉन्ग को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि सियान जियांग को बचाते हुए खुद जख्मी हो चुका था। अगले सीन में जियान को दिखाया जाता है जो इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद था। डॉक्टर उसे बता रहे थे कि आपके जख्म काफी गहरे हैं, इसलिए हमें आपको एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, जिस पर वो बताता है कि मुझे इससे एलर्जी है, आपको जो ट्रीटमेंट करना है बस ऐसे ही कर दें। तभी डॉक्टर बताने लगे कि इस तरह आपको बहुत ज्यादा पेन हो सकती है, लेकिन वो इस पेन को बर्दाश्त करने के लिए रेडी था। उसको इस तरह से दर्द सहता देखकर जियांग को बहुत बुरा लग रहा था। तभी वो उसके पास आते हुए उसे खुद को बचाने के लिए थैंक्स कहती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जियांग को दर्द में देखकर वो उसका हाथ मजबूती से पकड़कर उसका साथ देने लगी, जिस पर जियांग को बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन जियांग सोच रही थी कि आखिर लू ने सॉन्ग को बचाने के बजाय उसे क्यों नहीं बचाया। नेक्स्ट सीन में हम सॉन्ग को देखते हैं जिसका ट्रीटमेंट इस वक्त जारी था, लेकिन वो सोच रही थी कि आखिर लू ने जियांग को बचाने के बजाय उसे क्यों बचाया। क्या वो मुझे पहले से ही जानता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे पसंद करता हो। लेकिन इसके बाहर आते ही लू उसके पास आकर उससे पूछने लगा कि तुम कैसी हो, जिस पर वो बताने लगी कि एक्चुअली अब मैं ठीक फील कर रही हूँ। लेकिन अचानक से लू वहाँ से गायब हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जियान और जियांग को देखते हैं जो इस वक्त इसी बात को डिस्कस कर रहे थे कि आखिर घोस्ट बिल्डिंग में सॉन्ग पहले से ही क्या कर रही थी। जियान जियांग को बताता है कि तुम्हें ब्लैकमेल करने वाला कोई और नहीं बल्कि सॉन्ग के स्टेप डैड है, जो शायद उसे भी बुरी तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं। जियांग कहने लगी, मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब करने के पीछे इन सब का मकसद क्या है। मुझे ब्लैकमेल करके इनको क्या हासिल होगा? मेरे पास तो उनको देने के लिए पैसे भी नहीं है। सीन शिफ्ट होता है तो हम मिस्टर मान को देखते हैं जिन्हें इस वक्त बुरी तरह से हाथों से बांध दिया जा चुका था। लेकिन हैरत अंगेज बात ये थी कि उन्हें किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद लू था। अगले सीन में जियान और जियांग को दिखाया जाता है जो इस वक्त इसी बात को डिस्कस कर रहे थे कि आखिर मिस्टर मान लू के कहने पर ये सब क्यों कर रहा है। तभी जियान उसे बताता है कि वही सॉन्ग के फादर है। वो शायद तुम्हें और सॉन्ग को वहाँ पर बुलाकर मारना चाहते थे, लेकिन थैंक गॉड मैं और लू भी वहाँ पर वक्त पर पहुँच गए, वरना शायद तुम लोगों को कोई ना बचा पाता। जियान जियांग को बताता है कि एक्चुअली सॉन्ग की लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं, उसके अपने स्टेप फादर के साथ बहुत सारे क्लैशेस चल रहे हैं। तभी वहाँ पर सॉन्ग आ जाती है जो लू को ढूंढ रही थी, लेकिन वो लोग बताते हैं कि हमने लू को नहीं देखा। जियांग सॉन्ग से कहने लगी कि देखो अगर तुम्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पास जरूर आना, हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं और हर मुश्किल में तुम्हारा साथ जरूर देंगे। सॉन्ग के जाने के बाद जियांग जियान से कहने लगी कि उसकी लाइफ ऑलरेडी बहुत मुश्किल है, अगर हम उसकी मुश्किलें कम नहीं कर सकते तो कम से कम बढ़ाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं।
जबकि दूसरी तरफ हम लू को देखते हैं, जिनके सामने बैठा मिस्टर मानू से पूछ रहा था कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, जिस पर लू कहने लगा तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई सॉन्ग के सब में इन्वॉल्व करने की। तुम्हारी वजह से उसने बहुत सफर किया है और अब तुम्हें उस सब का बदला देना होगा। तभी मिस्टर मानू से बताता है कि मेरे पास तुम्हारी फुटेज मौजूद है। लू से यूएसबी दिखाकर कहने लगा कि क्या तुम इसकी बात कर रहे थे, जिस पर वो पूछता है कि ये तुम्हें कहां से मिली। मैंने इसे बहुत अच्छे से छुपा कर रखा था, तुम इसको कैसे हासिल कर सकते हो। लेकिन लू से जान से मारने लगा। तभी वहाँ पर सॉन्ग आ जाती है। सॉन्ग को आता देख के ही लू दोबारा से मान को पीछे की तरफ घसीटते हुए उसे बांधकर कहने लगा कि अगर तुमने जरा सी भी आवाज निकाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन लू के नीचे जाते ही मान खुद को खोलने की कोशिश करता है और अपनी इस कोशिश में वो कामयाब हो गया। जबकि दूसरी तरफ सॉन्ग भी नीचे पहुंच चुकी थी। वो आते ही देखने लगी कि यहाँ पर उस दिन बार गिरी थी। जबकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि यह एक्सीडेंटल नहीं हो सकता। मुझे देखना होगा कि यह एक्सीडेंटल था या फिर प्लान किया हुआ। में वहाँ पर लू आ जाता है, जो आते ही सॉन्ग से पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर वो भी पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। वो बताती है कि एक्चुअली मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करने आई थी। मैं उस दिन अपने डैड के कहने पर यहाँ पर आई थी, लेकिन उसके बाद हमारे ऊपर बार गिर गई। मैं देखना चाहती हूँ कि ये प्लांट था या नेचुरल। तभी लू से वहाँ से जाने के लिए कहता है, जिस पर वो मना कर देती है। तो लू से इंसिस्ट करते हुए पूछने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। जिस पर लू से कहता है कि मैं बाद में तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। देखो मैंने बचपन से लेकर आज तक कभी तुमसे झूठ नहीं बोला और आज भी नहीं बोलूंगा, लेकिन फिलहाल तुम्हारा यहाँ पर रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं, इसलिए प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। सॉन्ग एक दफा फिर अंदर जाने की कोशिश करती है। तभी लू उसे पकड़कर हक कर लेता है। सॉन्ग के जाने के बाद लू एक दफा फिर ऊपर आता है तो वो देखता है कि मान अपने हाथ खोल चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो लू पर अटैक करने लगा, जिससे लू खुद को बचा लेता है। लेकिन अब मान को बचाने वाला कोई भी नहीं था। वो पूरी बिल्डिंग में लू से भागता फिर रहा था, जबकि लू उसको जान से मारने के लिए बेताब था। जबकि दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं, जो इस वक्त जियांग के साथ हॉस्पिटल आया था क्योंकि उसके वाउंड्स में बहुत ज्यादा पेन हो रही थी। तभी डॉक्टर उसे शर्ट उतारने के लिए कहता है, जिस पर जियांग वहाँ से चली गई। इतने में जियांग को मिस्टर मान की कॉल आती है, जो उसे घोस्ट बिल्डिंग में बुला रहा था। जियांग पूछने लगी कि तुम मुझे वहाँ पर क्यों बुला रहे हो, जिस पर वो बताता है कि इस तरह तुम्हें बहुत सारे सीक्रेट्स का पता चल जाएगा। यही बात बताने के लिए जब वो जियान के पास आती है तो उसे पता चलता है कि जियान वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। डॉक्टर बताता है कि वो हॉस्पिटल से जा चुका है। नेक्स्ट सीन में लू को दिखाया जाता है, जो इस वक्त मिस्टर मान को बेदर्दी से मार रहा था। सीरीज आगे बढ़ती है तो हमें पता चलता है कि जियान वहाँ से गया नहीं, बल्कि मिसेस क्वीन के आदमी उसे लेकर गए थे। तभी उसे मिसेस क्वीन के पास लाया जाता है, जो आते ही उसे कहने लगी कि तुम मेरी बेटी को छोड़ने के कितने पैसे लोगे। जियान कहने लगा, मैं किसी भी सूरत उसको नहीं छोड़ूंगा और ना ही मुझे आपके पैसों की कोई जरूरत है। तभी मिसेस क्वीन कहने लगी, क्या तुम नहीं जानती कि वो लड़की एक कातिल है। जियान कहने लगा कि लॉन्ग की डेथ के साथ जियान का कोई लेना देना नहीं और मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो सब एक्सीडेंटल था। उसके लिए किसी को भी ब्लेम नहीं किया जा सकता। और रही बात जियांग के साथ रहने की, तो उसके साथ रहने के लिए मुझे आपकी तो क्या किसी की भी परमिशन की कोई जरूरत नहीं। आप प्लीज मुझे मेरा फोन वापस कर दे। तभी मिसेस क्वीन उसे उसका फोन दे देती हैं, लेकिन साथ ही उसे वार्न करते हुए कहने लगी, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को देखते हैं, जो इस वक्त घोस्ट बिल्डिंग पहुंच चुकी थी। तभी उसकी नजर चेयर पर बैठे हुए मान पर पड़ती है, लेकिन करीब आते ही उसे पता चलता है कि उसकी डेथ हो चुकी है। ये देखते ही वो बहुत ज्यादा घबरा गई। इतने में वहाँ पर लू आ जाता है, जो आते ही जियांग पर अटैक करने लगा, जिस पर वो पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। लू से कहने लगा कि तुमसे बदला लेने के लिए मैं जिंदगी का एक एक दिन गिन रहा था। जियांग उसे कहने लगी, मुझे समझ नहीं आ रही आखिर तुम मुझसे किस बात का बदला लेना चाहते हो। जिस पर वो कहने लगा, तुम वही लड़की हो ना जिसने लॉन्ग को इस बात के लिए कन्विंस किया था कि उसे अपने स्टेप डैड को मार देना चाहिए। तुमने लॉन्ग को कोई ड्रग्स दी थी जो उसे अपने डैड को पिलानी थी, और तुमने उसे कहा था कि इसके बाद मैं तुम्हारे डैड को घोस्ट बिल्डिंग बुला दूंगी और वहाँ पर आते ही मैं उनको कत्ल कर दूंगी। लेकिन उनके वहाँ पर आने के बाद लॉन्ग तुम्हारा वेट करती रही, लेकिन तुम उसके डैड को मारने के लिए नहीं आई। तुम्हारी तरफ से ना उम्मीद होने के बाद उसने खुद ही डिसाइड कर लिया कि उसे खुद अपने स्टेप डैड से जान छुड़ानी है। लेकिन ऑब्वियसली अकेले एक सालों इंसान को मारना आसान काम नहीं था। लॉन्ग उसे ना मार सकी, लेकिन उसके डैड ने उसे बिल्डिंग से गिराकर बहुत ही आसानी से इस दुनिया से भेज दिया, और अपने इस कत्ल को छुपाने के लिए उन्होंने लॉन्ग की लाश को जलाकर खाक बना दिया। लेकिन ये सब एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, और इसकी पेमेंट तो तुम्हें जरूर करनी पड़ेगी, बल्कि पहले से 10 गुना ज्यादा करनी पड़ेगी। इसके साथ ही वो जियांग को स्टैप करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जियांग खुद को डिफेंड करते हुए उसके हाथ से नाइफ छीन लेती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसने लू को अटैक करके उसे जान से मार दिया। वो बिल्कुल भी नहीं मारना चाहती थी, वो सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए बहुत ज्यादा परेशान होने लगी। जबकि दूसरी तरफ जियान इस वक्त घोस्ट बिल्डिंग जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी टैक्सी खराब हो जाती है, जिस पर वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया। लेकिन बिलाखिर उसने पैदल जाने के बारे में सोचा और खुद घोस्ट बिल्डिंग की तरफ भागने लगा। कुछ ही देर में वो घोस्ट बिल्डिंग पहुंच चुका था। तभी वो देखता है कि जियांग उसे कत्ल कर चुकी है। जियांग उसे देखते ही कहने लगी कि देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, मैं सिर्फ खुद को डिफेंड कर रही थी। देखो जियान ये क्या हो गया, देखो यहाँ पर दो डेड बॉडीज पड़ी हैं। तभी जियान उसे कहने लगा कि तुम परेशान मत हो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो कि मैंने यहाँ पर आने में बहुत ज्यादा देर कर दी।
जियांग उसे पूछने लगी कि क्या तुम ये सब ठीक कर सकते हो, जिस पर वो बताता है कि हाँ, एक्चुअली मैं टाइम में वापस आकर ये सारी चीजें चेंज कर दूंगा तो हो सकता है कि ये सब कुछ ठीक हो जाए, इसलिए तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। नेक्स्ट सीन में हम जियान को देखते हैं जो इस वक्त पेजेस पर आज की स्टोरी लिख रहा था और इसके साथ ही वो उन पेजेस को जला देता है, जिससे आज का दिन खत्म हो गया। अब दोबारा से हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर जियान मिसेस क्विन के साथ उनकी गाड़ी में मौजूद था। तभी जियान सीधा घोस्ट बिल्डिंग चला जाता है जहाँ पर लू और जियांग दोनों मौजूद थे। लू को देखते ही जियान उनसे कहने लगा, मैं जानता हूँ कि तुमने मिस्टर मान को कत्ल किया है और अब मैं पुलिस को बुलाने वाला हूँ। ये सुनते ही लू वहाँ से भाग जाता है जबकि जियान और जियांग उसका पीछा कर रहे थे। उनसे भागते हुए लू सबसे पहले सॉन्ग के पास जाता है। वो सॉन्ग का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। तभी सॉन्ग उसे पूछने लगी कि आखिर तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो और तुम किससे भागने की कोशिश कर रहे हो। तभी वो बताता है कि एक्चुअली मैंने मिस्टर मार का कत्ल कर दिया है। अब इस दुनिया में तुम्हें परेशान करने वाला कोई नहीं होगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और मेरे जीते जी कभी भी कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकेगा। तभी वो पूछने लगी कि आखिर तुमने मिस्टर मान के साथ ये सब क्यों किया। ठीक है कि वो मुझे बहुत परेशान करते थे, लेकिन उनकी डेथ को मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और ना ही मैं चाहती थी कि उनके साथ कुछ ऐसा हो। जिसके जवाब में लू से कहता है कि मेरे जीते जी कोई तुम्हें परेशान करे और तुम्हें इस तरह से तंग करे, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक ही दफा में तुम्हारी जान छुड़ा ली जाए। और इसके साथ ही हमारी जबरदस्ती सीरीज का ये पार्ट अपने एंड को पहुंचा। लेकिन अगर यहाँ तक पहुंच चुके हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मजीद ऐसी जबरदस्त चाइनीज सीरीज के लिए स्टे ट्यून्ड।